सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, आजकल मेरी सीरीज़ चल रही है विद एंडेवर पाकिस्तान, जहाँ पर हम पाकिस्तान के 50 मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जहाँ पर हम वो डिस्कवरी जारी रखे हुए हैं, तो आपको पता है, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि मेरे दो ही इंटरेस्ट्स हैं, एक बिजनेसेस को देखना, समझना और फिगर आउट करना, और दूसरा इंस्टाग्राम के ऊपर रील स्क्रॉल करना। एंड वहाँ पर जब मुझे इंटरेस्टिंग लोग नज़र आते हैं, तो आई लव टू टॉक टू देम, फिगर आउट के व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग। एंड देयर इज़ वन पर्टिकुलर जेंटलमैन दैट आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर वेल ओवर द लास्ट 1 ईयर, जो कि इफ not the most, at least one of the most viral Instagram accounts right now. He has 1.2 million followers. On average उनकी एक वीडियो जो है वो 1 मिलियन क्रॉस करती है। 1 मिलियन जिस दिन क्रॉस करती है उस दिन वो शायद अफसुर्दगी के साथ सोचते होंगे कि यार आज थोड़ा बैड सीन हो गया, वरना 2-2.5 मिलियन ऑन एवरेज निकल जाती है। इट्स अ phenomenal story. He's just 21 years old. And अगेन 1.2 मिलियन इंस्टाग्राम के ऊपर जनरली आपको सेलिब्रिटीज को मिल रहे होते हैं। टू फॉर समवन हुज नॉट लाइक अ सेलिब्रिटी एक्टिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, वेरी सॉर्ट ऑफ फंक्शनल काम कर रहा है। उसके ऊपर इतनी बड़ी ऑडियंस निकालना, उसको सस्टेन करना, उसको सस्टेनेबली ग्रो करना, दैट इज जस्ट एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड देन ही इज ए बॉय ऑन इंस्टाग्राम। जनरली बॉयज का प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब, जहाँ पर ज़्यादा बॉयज होते हैं। And then girls shine on Instagram. तो वो भी मेरे लिए there is a lot of stereotypes and a lot of the जो glass ceilings हैं जो कि break हुई हुई थी यहाँ पर, and that's why I really wanted to have this conversation. हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद दानियाल. He is a chef, 21-year-old chef. I'm sure you guys have seen his videos on Instagram. We'd love to know more about how this sort of happened. This has been happening for the last 2 years. It's not a very long journey. But the meteoric rise of Daniel, I'd love to figure out. This is Sayyid Muzamil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things, Season 5, Islamabad Studio. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan. Daniel bhai, thank you so much and welcome to the show. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. I'm really excited. मैं कॉन्वर्जेशन को थोड़ा स्टार्ट करूंगा. आई वांट टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. वेयर वर यू बोर्न, अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी, एंड व्हाट वर सम ऑफ द थीम्स ग्रोइंग अप दैट यू फील लाइक बिल्ट the sort of person that you are today? All right, let's just get into it. So, I belong to a family of 5 people. मेरी पैदाइश जो है गुजरावाले में हुई थी. I was born in March 2004. And I have a elder sister. She is 7 years older. और मेरा भाई जो है मुझसे 5 साल बड़ा है. So I've always been the youngest one of the family, obviously. बाकी बाबा जो है मेरे इस टाइम पे he was in the army. So I belong to kind of like an army background, traditional family जो होती है. तो उस वक्त हम गुजरावाला में होते थे. And then my mother has always been a housewife and a wonderful one at that. One of the hardest jobs out there, I believe. और बस वहाँ से फिर I obviously जब आप आर्मी में होते हैं तो आपकी पोस्टिंग्स वगैरह होती रहती हैं. सो इट वाजंट लाइक वी वर ऑलवेज एट वन स्टेशन. अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि मी बीइंग द यंगेस्ट आई गॉट टू एक्सपीरियंस लेस पोस्टिंग्स. दैट मीन्स लेस टाइम फॉर मी टू सेटल टू न्यू एक्सपीरियंसेस. लेकिन दैट डिड प्ले अ लॉट ऑफ आई थिंक अ बिग रोल इन टू हु आई एम टुडे एज अ पर्सन. So would you like me to kind of get into the intricacies of that? Yeah, I would love to. Alright. और साथ साथ I would love to know, I mean, education वगैरह आपने particularly कहाँ से ली? ज़रूर ज़रूर. Because a lot of people really उससे ना एक सॉर्ट ऑफ कनेक्ट भी डेवलप होता है कि यार अच्छा आप एचएसएन के पढ़े हुए हैं या आप कहाँ से हैं, so the people can sort of see के अच्छा. Yeah. So, मेरी education, I studied almost all my life in Army Public School. So, you know, a lot of people might be able to relate to me on that level. I think काफ़ी लोग समझते हैं उतने रूट से पढ़ा होगा, उधर से पढ़ा होगा. But yeah, that was where I started. मैंने play group की थी मुल्तान में. And then we shifted to Karachi. And I stayed there for around 9-10 years. और मैंने जो है matriculation तक जो है कराची में पढ़ा. Now, How do you like Karachi? How was Karachi? Yeah. Karachi was interesting. I have mixed opinions on it, and there's no offense to Karachi itself. I think every place is wonderful. It depends on all the experiences that you have, really. मेरे experiences इतने अच्छे नहीं थे because for me it was my first official posting as someone who was just growing up and like seeing the world in a new light. तो
I just remember when we were actually in the car and we were just going towards the new house. तो मैं बड़ा sad किस्म का ना मैं window से बाहर देख रहा था and there was Avril Lavigne playing in the background and I was just so sad. I was like सारे दोस्तों के छोड़ के मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ. And then I got transferred to a new school और वहाँ पे मैंने शुरू के 2 साल अपनी पूरी फैमिली को बहुत तंग किया. I used to cry every single day in the classroom. I used to run away from the classes. Teachers would actually वो जो है मुझे ज़बरदस्ती कंट्रोल करके बिठाना पड़ता था उनको. And not a lot of people know this, but I used to make my mother sit outside the classroom ताकि मैं उनको ना विंडो से बाहर देख सकूँ. I had that thing in me, okay, nobody is going anywhere. And I was in first grade. Obviously, it was not something that I was proud of, but it was new मेरे लिए. I think that played a role into how I later developed as well. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता एज़ वी मूव्ड ऑन आई थिंक मैं अपने शूज़ में कॉन्फिडेंट होने लगा एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग वेरियस आउटलेट्स ऑफ लेटिंग माई क्रिएटिविटी आउट. तो मैंने अपने स्कूल में डिबेटिंग वगैरह मुझे काफ़ी शौक था. सो आई स्टार्टेड डिबेटिंग एंड डूइंग स्टफ लाइक दैट. आई वुडंट से आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स क्योंकि आई थिंक मेरे जो इंटरेस्ट थे वो काफ़ी मुख्तलिफ थे दूसरे बच्चों से. Also because I had recently transferred to a new city, it was hard just kind of getting yourself out there. तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर हम आए इस्लामाबाद in 2019 and that is where I decided to actually shift towards A levels. लेकिन I think उससे पहले there was this time that is I think very intricate and very personal. Before moving to Islamabad, I had this time where I felt deeply very lonely और मुझे बस आई थॉट आई हैड नो फ्रेंड्स और मैं किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाता था. आई थिंक मैं क्योंकि जब गली में बच्चे खेल रहे होते थे आई वाज मेरे लिए मुश्किल होती थी उनके साथ अपने आप को ना कन्वर्सेशन करने में. तो मैं घर में बैठ के आई वुड जस्ट ओपन माई लैपटॉप और मैं देखता था अच्छा एडिटिंग किस तरह करते हैं, हाउ डू यू फिल्म, हाउ डू यू डू स्टफ लाइक दैट. एंड आई एक्चुअली, एंड दिस इज़ समथिंग दैट नोबडी एल्स रियली नोज असाइड फ्रॉम माई फैमिली, मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज probably like 12-13 एंड उसमें मैं खुद नहीं होता था. इट वाज आई यूज्ड टू मेक पैरोडी वीडियोस ऑफ यूट्यूबर्स एंड आई हैड अराउंड 38,000 सब्सक्राइबर्स एंड आई यूज्ड टू गेट sometimes views in millions on that. So Achha, really? yeah, actually. Was that like a voiceover or a... I'll tell you what. So it's more like, okay, so there's a video, I had a funny background, tune, and then I add text on top to make it funny. Like, उस तरह की parody videos उस time पे काफ़ी चल रही थी. So I used to make that. और मुझे याद है वो मैंने कुछ मरतबा post किया and I was like, okay, why is this getting so many views, And then suddenly I told Mama one day, I'm like, okay, I need these details. I'm gonna get like, okay, I'm just gonna say it. Uss time it was a huge money, and it still is. I think it was my first paycheck. It was around $2,000, and it was very crazy for me. Crazy. I was like, मैंने तो कभी सोचा नहीं था इस तरह. So I actually did that for a couple of months. Like around that time is when I said I was exploring more, and I was getting. I felt lonely. तो मैं ऐसा करता था. I used to go to the terrace of my house every day, or because I was like, okay, this is somewhere where nobody can see me. I don't have to see nobody, and then I just used to look at the sky and I used to talk to Allah. So I think that is the place where I think we go into my personal connection with my deen, which I think still plays a role into who I am as a person today, or at least I try my best to take it with me. So खैर आई यूज्ड टू डू दैट एंड देन करते कराते जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट मोर. मैंने आई ट्राई टू लर्न मोर अबाउट माई रिलीजन, हु आई एम एज अ पर्सन एंड व्हाट दिस वर्ल्ड रियली इज़ अबाउट. एंड आई थिंक जब आप वो सब कुछ खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हो, there are lots of things that might confuse you and it might get a little too overwhelming. I think हमारे पास आजकल इस कोई we don't really know where to get our knowledge from. So all I had was the internet, and that did what it did. लेकिन unfortunately or fortunately, now that I look back, it got to a point where I started getting ill. So basically, I remember I was once randomly sitting in my room and I suddenly got a मुझे इस तरह की एक सोच आई, like an intrusive thought that I would never think of, imagining. And I was like, bro, what just happened? And that kind of started happening very regularly. So imagine you're just sitting like a normal person और आपके दिमाग में एकदम से एक बात आ रही है और फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है, and you're just like, this is not me.
And that is something that really confused me. And I took that for a couple of weeks. And I think I was standing in the kitchen in my old house जब मैंने ये सारा कुछ start नहीं किया था. And I think I couldn't control it anymore. I was like, I need to tell someone I'm feeling this. तो मेरी बहन साथ खड़ी हुई थी. And I just told her, I was like, okay, this is what is happening to me. And she's like, that's interesting. But she's just like, मुझे भी कभी कभार इस तरह की सोच आती है, like you don't really want to think about it, but you get it, you know. And I was like, okay. And then it went away for a while. Until a little while where it just came back and it never went away. And मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने parents को बताया. And it was really hard for them to kind of take into account as well, because we were just trying to figure out what is happening. करते कराते आपको पता है, देसी फैमिली हो तो आपको काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ें कन्वे करने. करते कराते आहिस्ता आहिस्ता we actually went to a psychologist, and I talked to him, and he basically diagnosed me with OCD, with his obsessive compulsive disorder, जिसको हम ज़्यादातर दिखते हैं, चाहे वो हाथ धोने की बीमारी हो गई या जो भी हो गया. But there's a lot more that goes into it. There's different types of OCD. There's religious OCD. There's other things, and I had a bunch of all those things. So life, I think, suddenly took a U-turn. I had to suddenly like look at things at a new perspective, and हर जिंदगी की हर चीज़ जो है, it just became very difficult. I think when you have OCD, I think a lot of people can relate to me if they have this condition, is you question every single small thing that you care about. तो चाहे वो आपकी family से related हो गया, आपके religion से related हो गया, आपका something related to your morals, you end up questioning it to the point where you can't really live life normally. और मुझे याद है कि I used to sit alone from my family, because I don't know why I used to do that, but I used to do that, and my family would be very confused. मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, and it was just things were just going downhill. और जब मैं स्कूल भी जा रहा होता था, I used to be with the driver, I just used to secretly be crying. कोविड का टाइम भी था, I would have my mask on, and I used to be so thankful for it. I was like, अच्छा चलो, this is my silent battle and I'm fighting it. And then that is when things took another turn. And I'm delving into this because I think it's very important. No one would really speak of these experiences normally, but I think a lot of people do experience such things in their life, agar not this specifically kuch aur cheez jo unki zindagi mein hoti hai, and they need help from it, and you can rise above that. So once again, one random day, now I'm fast forwarding, obviously when you're living that life, things are very slow. I was just Jamaica time tha, so we were just praying, and I randomly felt a jerk in my neck. And I was surprised, I was taken aback. I was like, I kind of lost control of my body at that point, and it was confusing to me, but I was not taken aback. I was just like, okay, seems like I have another challenge to, a challenge on my hand that I have to tackle. So मैं घर गया, and I couldn't control it, मेरी neck jerk हो रही थी, and my eyes were twitching, and I was just like, I don't know what's happening. I think the anxiety got too much to a point where my body could not really control keeping it all inside, so it started reacting. So मेरी अम्मा जो है, obviously my parents, it took a lot of time for them, and I don't blame them at all, to kind of get used to how I was changing. And क्योंकि मैं उनसे हर 2 सेकंड बाद कोई सवाल पूछता था, because I was just so confused, I was so doubtful all the time. I think they would get sick of it at times as well, and I don't blame them. Obviously they've come a long way with me. मैंने भी इस जर्नी में ग्रो किया, उन्होंने भी किया. But she asked me, she's like, what is happening to you, like अब क्या हुआ है, and I was just like, I don't know. That is where I got diagnosed with Tourette syndrome, which is basically involuntary movement of your body and your vocal cords. And yeah, things were just changing so much. I was just like, I used to be this happy boy, okay, he was just trying to explore himself, and suddenly things changed. Or cooking was something that was my outlet, and I stopped going to the kitchen, क्योंकि मुझे वो भी डाउटफुल लगने लग गया. I can't really go into the details of it, क्योंकि उस टाइम पे जो चीज़ आपको सही लग रही होती है, वो अभी जब आप उसके बारे में सोचते हो, just like, how did I think that was a possibility? तो मैंने अपने सारे creative outlets छोड़ दिए. I obviously मेरे exams भी हो रहे थे end पे, and I used to get really good grades, and then now suddenly I was failing in classes, और I couldn't really tell anybody either. Nobody knew what was happening. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ I worked on myself and got a lot better. Obviously everything takes time. I wouldn't say शुरू में मेरे दिमाग में ये था कि
these are challenges that will just go away, you know. एक दिन आएगा जब सब कुछ चला जाएगा. But I'd sit here today and I'd say I've never truly recovered from that, even though, alhamdulillah, मैं इस ऐसी जगह पे हूँ where I think it does not impact me, or nobody can really tell that I'm going through something. Like, I just appear to be who the other person is, and I am that. It's not something that makes me different. It's just हर किसी का अलग challenges होते हैं, ये मेरा एक challenge था. Um, so then as I got better, I obviously started delving into my routine more. मैंने kitchen में ज़्यादा जाना शुरू कर दिया, and I used to experiment. मैं ना cooking को as a science experiment देखता था हमेशा से, because my family and I, we always used to watch Master Chef together. तो और ऊपर से मेरे बाबा जो हैं वो भी cooking करते थे कभी कभार, मेरे नाना भी करते थे. We used to make barbecues together. So it was not something जो मेरे दिमाग में instill था कि यार let the woman handle this, you know. So I was just like, all right, if this is something that is all right for me to do, might as well do it. क्योंकि मुझे उस टाइम पे और कोई आउटलेट मिल नहीं रहा था. I didn't find anybody who had the same interest as me, so I wanted to work on that. तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता किचन में जाना शुरू किया. I started experimenting, and मेरे दिमाग में हमेशा से एक चीज़ थी. I think everybody has this dream of theirs, and I just wanted to do something. And it sounds weird now that I say it, I wanted to be famous, you know. But I one day I just suddenly decided, I was like, अच्छा चलो उसको film करते हैं, you know. And I was in A levels at that time. मेरे A levels ख़त्म हो गया था. अब A levels में भी जो मेरी I used to talk to people, but I didn't really know people to a great extent, मतलब काफ़ी करीब से ना. तो मेरे लिए काफ़ी थोड़ा अजीब था, क्योंकि मैंने कहा अच्छा मैं वीडियो तो डाल रहा हूँ अपनी कुकिंग की, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं है मैं ये करता हूँ. You know, what are people gonna say? All the people that do follow me. And I had probably around 100 followers back then. Nothing wrong with that. That's another life. That's a good life as well. But yeah, I posted that one video, and मुझे अच्छा लगा. I got a couple hundred likes, and it felt really nice, because I was just like, okay, I never really got that before. So it's a nice feeling, like I'm doing what I like and I'm being appreciated for it. हाँ, कभी कभार एक आध troll comment आ जाता था, and I was ready to handle that. I think sometimes life takes you through so many challenges for this very reason, क्योंकि पता होता है अल्लाह ताला को कि आगे जाके ये challenges इस बंदे पे आएंगे, तो he's going to be able to handle it in a way, and you're not able to see that at the very moment. आपको बाद में जाके पता चलता है कि यार इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ add on किया. So yes, I then certainly started recording, और मैंने regularly अपनी videos post करनी शुरू कर दी, and that is where my journey actually began. Yeah. Makes sense. Before we get into the food journey, and I want to obviously dive deeper into that, but I'm curious, जो आपका when your OCD eventually got diagnosed, and you went to a psychiatrist for that, or a psychiatrist, yeah. So were you able to have conversations? And I was just having this conversation with my brother a couple of days ago. तो मैंने उनसे ये सवाल किया, because there's someone in my family who has OCD as well, and you had a lot of people within the family. तो मैंने उनसे कहा, do you think this is a nature versus nurture thing? Like, is the OCD there because of the inputs from society, or do you think कि वो genetically ही predisposed थे कि OCD होना है? And so I'm curious about that, कि आपके experience में were you able to go to like a psychologist, dive deeper into the conversation of what life was? Because एक theme जो बड़ी continuously नजर आ रही है वो loneliness है, right? Introversion है, loneliness है. And I'd love to know whether you were able to dive deeper into that and reconcile with the feelings that you had growing up. Yeah. And again, sorry, मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, but the reason why I'm saying this is, I think you're incredibly brave to be talking about this. Most people in Pakistan aren't. And B, I think मेजॉरिटी, आपने कहा काफ़ी लोगों को होता है, मैं तो कहूँगा हर किसी को होता है पाकिस्तान में ना, तो हर बंदा दिमागी मरीज है, मैं खुद इंक्लूडेड. फर्क सिर्फ ये है कि सेल्फ अवेयरनेस कितनों को है और कितनों को नहीं है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद हैविंग अ यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस, particularly when it comes to your mind. It's just that the faster you are able to identify it, become aware of it, reconcile with it, and make it or go on a journey to make it better. It doesn't have to be like, oh my god, कोई बहुत massive depression है. बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं that help you understand कि यार मैं ये चीज़ शायद differently करता हूँ, and maybe I should deal with it differently, right? And so
the reason that's why I'm asking, because I feel like it'll help a lot of people really understand their own selves as well. Okay, Yeah. how can they go through, Yeah. go towards identifying and sorting themselves out. So as far as the reason for having OCD is concerned, I think I for the longest time मैंने खुद कोशिश की यार क्यों है मुझे ये, you know, and I think doctors are still trying to figure that out, but I think nature and nurture both has a place in it. I think genetically, even if you don't know, I think मैं कभी कभार पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि बंदे के अंदर they're doing a certain thing a specific way. I'm just like I see OCD tendencies, you know. कुछ लोगों में कम होता है, कुछ लोगों में बहुत एक्सट्रीम होता है, and I at that time had like a very extreme level of OCD. तो वो I think it's plays around in a whole circle. बहुत सारी चीज़ें होती हैं that I can not really pinpoint, लेकिन आपकी ज़िंदगी में, you know, अगर आप नोटिस करना शुरू करें, I think जिस तरह आपने बात की, a lot of people have the certain way of doing things and you might just be able to see yourself in them. Aside from that, talking to my psychiatrist or psychologist about it, I did try. It used to be kind of hard because मैं को पूरी कोशिश करता था कि जिस तरह की मेरी थॉट्स है, आई थिंक जब आपको उस तरह का कोई चैलेंज आपके ऊपर आता है ना, तो आपको अपनी थॉट्स कन्वे करने में भी काफ़ी मुश्किल होता है. सो वन थिंग दैट माई साइकाइट्रिस्ट टोल्ड मी एट द टाइम वाज टू एक्चुअली राइट डाउन माई इंट्रूसिव थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ डायरी. और जब मैं इसको अभी रीड भी करता हूँ, मेरे पास पुरानी डायरीज अपनी पढ़ी हुई, आई एम जस्ट लाइक what were you thinking back then, they make no sense, but I had to write it down ताकि मेरे psychologist को समझ आए. So I used to give it to him and then he used to kind of get an idea, okay, this is that and this is that. Lekin honestly speaking, I think a lot of things you have to manage to a great extent on your own and it takes time. You're not gonna आप अपने आप को नहीं बता सकते यार एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा. Don't look at it as that, ठीक है. One thing that really helped me with my OCD and intrusive thought is मैंने अपने आप को ये बताना शुरू कर दिया, अच्छा इंट्रूसिव थॉट आ रही है, अच्छा मसला हो रहा है, आने दो, होने दो, इट्स फाइन, दिस इज़ नॉट मी, आई नो माई सेल्फ एज अ पर्सन, दिस इज़ नॉट माई थॉट, आई आइडेंटिफाई एज दिस पर्सन. सो when I started accepting it, it started getting actually quite better. So that's something that really helped me. हाँ, इस तरह की भी experiences थे when I once visited a psychologist and it was funny now that I look back on it. एंड आई टॉक टू हर. उन्होंने ना मेरी अम्मा को बुला कर उनसे पूछा, उन्होंने कहा अच्छा इसके कोई इंटरेस्ट हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ही इज़ वेरी इंट्रोवर्टेड, लेकिन वो कुकिंग वगैरह करता. तो तो उन्होंने कहा हाँ, घर में बैठे बैठे लड़कियों वाली आदतें हो गई हैं, एंड I think she said it with such a conviction and such a happy smile that my mother and I at the time nodded at it like okay, सही बात की इन्होंने, even though I know in myself that's completely wrong, मुझे पता था, लेकिन आई गेस पीपल हैव देयर वे ऑफ सेइंग थिंग्स. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कन्वे कर सकते हो, बहुत होती हैं जिस पे लोग आपको जज करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे you have to play with it according to your own self and you need to figure it out on your own. So tell me about the food thing. I'm not sure आपने Instagram के ऊपर over time कितना ज़्यादा archive किया. I went through your entire feed. It's not that elaborate. 135 posts हैं. But there were a couple of photos उससे पहले that showcase you as the ordinary pre-fame person. Eid Mubarak type post है, this or that. And then there is just a video that comes out and immediately it has like 4,000 likes. I'm not sure if that is something जो कि over time वापस जाके लोगों ने देखा है और उसको फिर से पसंद करना शुरू कर दिया है. But generally when you look at creators on Instagram here and there, तो there are a lot of people जिनको बड़ा टाइम लग जाता है. मतलब वो कंटेंट बनाते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, या फिर कोई एक चीज़ वायरल होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते people start to take notice and then over time they will create a flavor of what they create. To me, when I look at your feed, and I'm not sure again कि उसमें से अगर early time के ऊपर experimentation थी और वो archive हो चुकी है, but it seems like from the very beginning you had like a formula that worked, and then you just sort of doubled down on it again and again, and it has just sort of over time grown. Run me through the first 6 months of this journey. For sure. I completely get your point. I think अगर मैं अपनी feed को भी देखूँ तो मुझे एक ऐसा idea लगेगा, and to some extent it is true the way that you take it. मैं initially मैंने ना अपनी actually poetry post करनी शुरू की थी because I used to love writing a lot. अभी मैं कभी कभी लिखता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता. So I used to actually just film myself in like aesthetic scenarios and just put my poetry in the background. और मैं वो पोस्ट करता हूँ. मैंने 5-6 पोस्ट उस तरह के थे that have since been archived. फिर उसके बाद मैंने I think I've some cooking videos, like 30 cooking videos जो कि मैंने archive की हुई हैं. But
कमिंग टू योर पॉइंट, अब जैसे आपने मेरी पहली वीडियो की बात की जिस पे अभी आई थिंक अराउंड 4000 लाइक्स हैं. इनिशियली उस पर 200 या 300 लाइक्स थे. फिर ऑब्वियसली ओवर टाइम पीपल गो टू द फर्स्ट पोस्ट एंड देन दे लाइक इट. सो मैं भी कभी कभार जाता हूँ, जस्ट लाइक ओह ओके दैट सीम्स नाइस. सो इट आई थिंक लोगों को टाइम ज़रूर लगता है, एंड सम पीपल रियली हैव ग्रेट कंटेंट आउट देयर. एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा से थी वाज रेगुलरली पुशिंग कंटेंट आउट देयर. आई यूज़ टू बी वेरी रेगुलर विद माई पोस्ट्स. ऑब्वियसली मैं रोज़ाना पोस्ट नहीं करता था, लेकिन हर 2-3 दिन बाद मुझे पोस्ट करना था कुछ ना कुछ. इवन दो आई वाज सीइंग इट, ऑब्वियसली जब आपको 200-300 लाइक्स मिलते हैं और वो इसी तरह आ रहे थे, एंड आई वाज कुकिंग. ऑब्वियसली जब आप कुकिंग भी कर रहे होते हो, एडिटिंग भी कर रहे होते हो, फिल्म भी कर रहे होते हो, वॉइस ओवर्स भी कर रहे होते हो, इट टेक्स अ गुड 2 days. किचन में तो आपका कुकिंग करते ही 6 घंटे लग जाता है. सो आई वॉज जस्ट एक्साइटेड अबाउट इट. आई डोंट नो, आई लाइक्ड इट एंड आई वांटेड टू गो ऑन विद इट. तो मैंने हमेशा वो जारी रखा. फिर एक टाइम ऐसा आया, आई थिंक आई मेड वन वीडियो दैट पीपल रियली लाइक्ड. इट नेवर हिट अ मिलियन और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था. आई थिंक आई गॉट लाइक 4000-5000 फॉलोअर्स जस्ट फ्रॉम दैट वन वीडियो. At the time that was a lot, and it was just about breaking stereotypes. So मैंने ना वो different stereotypes को challenge करने के लिए वो वीडियो बनाई, and people really resonated with that. फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने रेसिपीज़ डालना शुरू की, तो उस वीडियो से फिर लोगों ने दूसरी वीडियोस पे भी जाना शुरू कर दिया. सो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स. वंस यू गेट दैट वन पोस्ट आउट देयर, you kind of just start playing into that same video. And I think that happened for a good while. और मुझे अपना पहला जो स्पॉन्सर था और लाइक एड था, आई गॉट दैट अराउंड 90,000 फॉलोअर्स. एक्चुअली कुछ लोगों को पहले मिल जाता है, लेकिन मुझे तब मिला था. एंड आई थिंक मेरी जो पहली, मैं कह सकता हूँ, वायरल वीडियो थी. मैंने ना पाकिस्तान की एक जो कंटेंट क्रिएशन है ना, उसमें थोड़ा बहुत एक गैप ढूंढ लिया था. आई थिंक इवन व्हेन यू लुक एट कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर, देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ मेल शेफ्स आउट देयर मेकिंग द टाइप ऑफ कंटेंट दैट आई डू. तो मुझे पहले से पता था यार ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लोगों को कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी ये बात. सो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट प्लेड आउट फॉर मी एज वेल. एंड उसके बाद मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी. आई यूज़ टू लुक एट इंटरनेशनल ब्लॉगर्स एज वेल. तो मैं देखता था, अच्छा यार इस तरह का कंटेंट ये लोग क्यों सिर्फ बना रहे हैं, हम यहाँ भी क्यों नहीं बना रहे. एंड देन it was related to my niche as well. तो फिर मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी. इट वाज माय कार्टून सीरीज़. सो व्हाट आई वुड इनिशियली डू इज़, एक पॉपुलर कार्टून चल रहा है, उसके अंदर खाने बन रहे हैं. आई वुड टेक दैट कार्टून क्लिप एंड आई वुड मेक दैट फूड. एंड आई रिमेंबर पहली चीज़ मैंने डोरेमोन से बनाई थी. फिर उसके बाद मैंने वी बेयर से पिज़्ज़ा कैलजोन्स बनाए थे. And that one video gave me around 65,000 followers, which was insane to me. I was Really? like, yes, exactly. I was like, एक वीडियो से इतना impact आता है. Obviously that happened a little over time, but उस time that was just crazy. Because like I posted it और 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ उसको, उसके बाद एकदम से it just blew up. I was like, okay, people like this. This is what I'm doing from now on. So फिर मैंने ना वहाँ से, जब मुझे समझ आई, मैंने और कार्टून्स देखने कर उसकी रिक्रिएट करने शुरू कर दिए. कार्टून से फिर मैं शिफ्ट हुआ एनिमे की तरफ. बिकॉज आई वाज लाइक, एनिमे की एक डिफरेंट ऑडियंस है. यू हैव टू see your content from the lens of the viewer always, and I think a lot of us tend to forget that. आपने कंटेंट इस तरह बनाना है जो आपको देखकर मज़ा आए. और उसमें मैं वॉइस ओवर्स भी इस तरह कहता था, यार सीधे सीधे नहीं बताना, नमक इतनी डालनी, हल्दी इतनी डालनी, बीच में रोस्ट कर दो, बीच में कॉमेडी कर दो, यू नो. तो ऑब्वियसली वो भी चलता है, उसकी अलग कैटेगरी है. बट आई यूज टू प्ले अराउंड विद दैट इज़ वेल. तो उससे ये होता था, लोग मेरी बातों से भी कनेक्ट करते थे. सो एज अ पर्सन दे स्टार्टेड लाइकिंग मी एज वेल. सो व्हाटएवर आई वुड पुट आउट दैट एक्चुअली एंड अप रेजोनेटिंग विद इट. फिर मैंने डिफरेंट सीरीज स्टार्ट की एंड आई जस्ट प्लेड इनटू दैट होल एल्गोरिथम. So I think the time that I discovered you was this reel that you made around your father. Uh, if I remember this correctly, it was something about the fact, my father's always supported me, and he's been the driving force behind a lot of what I do. And I think that was very powerful because your father has a very clear military face. But while having that face, there was this sort of a very loving, cute, supportive sort of expression and vibe going on. जो कि उस टाइम पे मुझे याद है, as a viewer, I was like, oh wow, like this is interesting. This guy is just doing this in Pakistan, and um, on a multi-generational level, he is trying to, not even trying to, maybe subconsciously breaking stereotypes. And I think ये बड़ा important होता है कि subconsciously आप stereotypes break करें, right? So there are a lot of people who are activists, and nothing against them, but मुझे personally मेरा opinion ये है कि activism can only take you so far. अगर आपने मुआशरे का mindset बदलना है, तो आपने successful लोगों ने बड़े effortlessly दिखाना है कि यार ये जो हम कर रहे हैं
ये तो नॉर्मल है. एंड दूसरा बंदा फिर खुद से सोचना शुरू करता है, अच्छा यार हाँ शायद, आई मीन इफ सच सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग इट तो मे बी आई कैन डू इट एज वेल, राइट? तो बजाय इसके कि आप एक बैठे हैं और एक पूरी तहरीक चलाएं कि मर्दों को किचन में जाना चाहिए और वो करना चाहिए, व्हाट यू वर डूइंग वाज दिस सॉर्ट ऑफ वेरी सटल, नॉट जस्ट यू बट आल्सो योर फादर ऑन अ मल्टी जनरेशनल लेवल, गोइंग, कुकिंग, हैविंग फन विद इट. एंड आई फील लाइक मेरे लिए उस टाइम पे ये था कि यार वाओ, लाइक दिस गाय इज एंड हिज फादर is actually just normalizing a behavior that should have been normal, like in the first place. Um, Run me through, because I see him being involved a lot in your content every now and then. Yeah. Run me through how much of your parents' support and presence has been in this entire journey. सो आपने एक बात की वैसे एक्टिविज्म के बारे में, एंड देन लाइक डूइंग दैट सबकॉन्शियसली. सो आई डेफिनेटली वांट टू, आई थिंक, admit that I have also created posts in the past where I think I have kind of delved into that activism myself. Or and I think later on I watched those videos और वही मैंने archive किए बाहर में जाके, because even though they had an impact, they were done in a way that I did not like. And I think as a content creator and the type of person I am, मुझे ना काफ़ी सोचना पड़ता है कि like, okay, this is something, is this something you want to put out, you know? Even if I'm putting my family in my content, you know, I'm just like, okay, I don't want to use them in any sort of way. I don't want to abuse that power that I have as a social, you know, as a content creator. And obviously फिर अलग अलग किस्म के लोग होते हैं. So मेरे बाबा के साथ, you know, काफ़ी जो भी हमारे एक रिलेशन है ना, इट हैपन्स वेरी नेचुरली. एंड आई थिंक दैट गोज इन टू प्लेइंग हाउ इट डेट इन द वीडियो. कि बहुत सारी क्लिप्स जो मैंने उस वीडियो में डाली थी ना, वो I never even looked back on them. They were not staged or anything. मैं बस edit करा तो मैंने देखा, एक दिन I think I was just randomly scrolling through a video, मैंने देखा, oh, it's like a very cute moment. And then I was like, wait, इस तरह की दो और बहुत सारी moments हुई हमारी, you know. I was like, okay, let's compile them, you know. And then I posted that. और फिर पाकिस्तान में भी लोगों ने देखा, इंडिया से भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी appreciate किया. So I really liked that. And I obviously saw some comments as well. Some people could relate, a lot can not either. And that goes into why this is very important to put out. So my parent support has really played into you know, the content that I've made and why I am so confident even coming here today. वो हमेशा काफ़ी खुश होते हैं, you know, even when I'm doing something new, they need to know first. वो मुझे से रोज़ाना like मुझसे ज़्यादा invested वो हैं in my journey, because like वो भी बाहर जाते हैं ना, तो बाबा को काफ़ी लोग पहचानते हैं, तो just like, oh, you're अब दानियाल के बाबा हैं, you know, you take a picture and all that. And even when I go out, some people know me from my father, because they're like, हमें आपके बाबा के साथ वाली वीडियोस बहुत पसंद है, काफ़ी क्यूट कंटेंट बनाते हैं आप. So that just, I think it actually helped bring our bond closer as well, actually. So वो पहले करीब था, अब it brought it even closer. And I think it's all about just taking that one step to kind of express yourself. That I think as a person I am quite expressive as well, so it just comes out naturally. और मम्मा बाबा ने हमेशा सपोर्ट भी किया है, you know. बाबा ने हमेशा एक बात की थी मेरे साथ कि बेटा तुमने जो भी बनना है ना, तुम्हें ड्राइवर भी बनना है ना, बस कोशिश ये करनी है, यू हैव टू बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. तो तुमने दुनिया का सबसे बेस्ट ड्राइवर बनना है. सो अब मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश करनी है. सो दैट इज़ ऑलवेज समथिंग दैट आई हैव टेकन अलॉन्ग विद मी, एंड दैट्स व्हाट आई टेंड टू डू नाउ एज वेल. Makes sense. You mentioned people taking photos. अच्छा, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा relate करूँगा. I was the youngest in my family. We were a family of 6 people. My father, obviously being the youngest, he was much older than I am. And youngest का ना एक बड़ी sad बात ये होती है. Now I'm 35. I have a couple of kids of my own. जाहिर है जवानी के बच्चे अलग होते हैं और जवानी के बच्चों के साथ जो आपकी बॉन्डिंग होती है और मेमोरीज होती हैं वो अलग होती हैं. थोड़ी सी मिडल एज की फ़र्क होती हैं. आई कैन सी माई सेल्फ बींग अलॉट मोर टायर्ड. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यार मैं, और ख़ासकर क्योंकि मिलेनियल पेरेंट्स आर पेरेंटिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड आई थिंक द सॉर्ट ऑफ कंटेंट दैट यू आर पुटिंग आउट is also inspiring a lot of people, a lot of young men, to have very different relationships with their sons. When they look back at their own relationships with their father, तो उनको शायद कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग नज़र आता है, and they're beginning to break that chain. और मैं अपने सारे दोस्तों को देखता हूँ, तो it gives me a lot of hope for Pakistan as well, कि everybody is very invested with their sons and daughters and सारा कुछ. But I obviously, my father, I think he was, if I'm not wrong, he's 47 born. So he was maybe 43 when I was born. And so that's the age difference, right? Yeah.
एंड थ्रू आउट हिज लाइफ वो ही वाज अ करियर बैंकर, तो वो बड़ी उनके एक सीरियस ही वो थे. देन ही रिटायर्ड एंड दैट्स अराउंड अबाउट द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय कंटेंट जर्नी. And similar to yours, he was very invested in it, right? So he would be watching every comment. मैं इतने comments नहीं पढ़ता था, उन्होंने सब पढ़ा होता था, उनको पता होता था पहले से कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किधर क्या हो रहा है. And he would कुछ अपन कोई hate comment आएगा तो he get upset कि ये Yes. मेरे बेटे के बारे में ऐसे क्यों हो गया. Um, but also, while all of that was true, I think one incredible thing that he and my mother both gave me was that they both were very fearful of or very protective of the fact कि यार ये वायरल हो रहा है और वायरलिटी कहीं इसके सर पे ना चढ़ जाए. राइट, सो द एडवाइस दैट दे ऑलवेज गेव मी वाज कि बेटा शोहरत वोहरत आती जाती है, बहुत अच्छी बात है. पहली बात है, इज्जत जो है ना वो जनरेशनल होती है, वो जनरेशन लगती है इज्जत बनाने में. और एक इंसान की एक हरकत होती है जो कि जो है ना उस इज्जत को यूं चुटकी बजा के खत्म कर देती है. दूसरा उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम जितने भी बड़े इंसान बन जाओ, ये अल्लाह की देन है. और ऑलवेज जस्ट रिमेंबर वे यू कम फ्रॉम एंड ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज दीज आर ऑल जस्ट नंबर्स ऑन अ डिवाइस. um and I think I'm very grateful for that, because I've seen way too many people get completely lost Yeah. in the popularity of it all, right? So I'm curious, first of all, कि as things have changed, again, as an introvert, as someone who was inherently lonely and didn't have a lot of friends, now जब I पूरा situation flip होती है and you get so much attention, how did that sort of impact you from the early days till now? All right. So I think how I'd like to view this question is the fact that even with this sudden fame, there's a point where you have to keep yourself grounded as well. और I remember this time मामा ने मुझे हमेशा से बताया कि even though you are introverted, you have to sometimes break those barriers and go ahead and talk to people. And मैं जब शुरू में जब मैं कराची जब शिफ्ट हुआ था, तो मैंने जब अपना डिबेटिंग वगैरह करनी शुरू की थी, इवन दो इट वाज रियली हार्ड फॉर मी टू इवन लुक एट पीपल इन द आइज. मेरी ममा और मेरी बहन मुझे टोका करते थे, बेटा जब बात करो आंखों पे देख के बात किया करो. आई जस्ट यूज्ड टू टॉक लाइक दिस, सो वो चीज़ मेरे अंदर थी. बट आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट ऑन द स्टेज और मैं जब डिबेटिंग वगैरह शुरू करता था, I felt like, wait, this is a whole other world. I do not care. I just forced myself. अगर अब मैंने कुछ गलत किया तो मेरी बेइज्जती होने वाली है. So I used to enjoy the thrill of it all. And I think that goes forward as well. जब मैंने content creation start किया, उसके साथ जब fame आया, a lot of the times when I go out and I meet these people, I'm just like, am I deserving of that? It feels so sudden. क्योंकि आप एक कमरे में होते हो, किचन में होते हो, आप कुकिंग कर रहे होते हो, you just put it out there और आपके numbers increase हो रहे होते हैं. You don't see people increasing, you just see numbers increasing, And so when you see people so excited and jumping and like actually when they're trying to take pictures, उनके हाथ shake कर रहे होते हैं, just like I have only seen people do this with actors, like मेरे साथ क्यों करें, and just a normal kid. So it's alhamdulillah a very nice feeling. But मुझे at the end of the day हमेशा मेरी कोशिश होती है to keep myself grounded. And because I think मैं as a person I've always been grounded naturally as well. तो मैं चाहता हूँ मैं अपना वो चीज़ कहीं खो ना दूँ. I am still the person that I was since day one. I've just built on that. I've become more confident. I am still the person I was like when I first started, and I've just built on that. And I'm just more confident as time went on. और इसमें कोई गलत बात नहीं है. So at the end of the day when I have this sort of experience जहाँ पे बाबा के साथ ही मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवाई जाए, या I have this moment where I feel really grateful, या फिर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगता हूँ, I make sure when I go to my room to just thank Allah for all that He has given to me and to hopefully make I pray that I'm able to make of what I have the best. And I don't know where it goes. कभी आपको पता नहीं चलता. एक सडन आपको फेम मिलता है, अगली दिन maybe people don't like you anymore. So it's a very scary thing as well. But it's the reality of life. And I think what really convinces me is I try to put out things that I think can have a positive influence on people as well. So it's easy to then be grateful about it as well. Makes sense. What are you studying professionally? So I'm actually studying law. I जब मैंने matriculation से A levels में
ट्रांसफ़र लिया था इनिशियली, क्योंकि मैं व्हेन आई वाज इन द मैट्रिकुलेशन सिस्टम एफएससी वगैरह जो होता है, आई फेल्ट कि मेरे आई वाज टायर्ड, मेरी वो क्रिएटिविटी थोड़ी बाउंड हुई हुई थी. ऑब्वियसली इट वर्क्स फॉर सम पीपल, फॉर मी आई डोंट थिंक इट वाज. एंड मुझे याद है मैं रोज़ाना क्लास लेता था और मैं कहता था, बस दुआ करता था, या अल्लाह बस कि मैथ्स ना आए दोबारा, आई जस्ट डोंट वांट टू स्टडी दिस थिंग. मैंने कहा मैट्रिक तक मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ. एंड आई डोंट नो हाउ I passed all those exams, but every single day of me going to school was just like, I don't think I'll be doing algebras or whatnot and later on in life. तो जब मैं A levels में जब मैं शिफ्ट हुआ तो I decided to select English, business and law. और मुझे obviously जब ये choice दी गई, I was like, wait, I have a choice suddenly, I was like, okay, this feels nice. And then suddenly I was allowed to take my phone to school as well, which was another thing. And I'm glad मुझे वो चीज़ें बाद में जाके मिली, because I think वो शुरू से अगर होती तो maybe I would have been spoiled. Obviously it depends person to person. तो खैर मैंने वहाँ से फिर जब मैंने लॉ की क्लासेस ली अपनी, I found an interest in that. And since मेरे डिबेटिंग में भी काफ़ी शौक था मुझे, और सूट्स भी थोड़ा बहुत देखा हुआ था, so I had this glittery perception of what law is. I was just like, नहीं पता क्या करना है तो बस लॉ कर लेते हैं. So I just decided to do that, and now I'm in my second year of law. Nice. You think you'll be pursuing that? And the context for that question is, you started this entire thing driven by sort of like a hobby. मुझे मज़े का खाना पसंद है, मैं खुद जाके बना लेता हूँ, मेरे लिए थेराप्यूटिक होता है. चूँकि मैं बना लेता हूँ तो मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल भी देता हूँ. एंड इट वाज वेरी डिसरप्टिव इन अ सेंस दैट दिस इज़ नॉट व्हाट द एल्गोरिथम जनरली प्रमोट्स, राइट? सो रेसिपीज़ एक होता है. नॉर्मली मैंने ना इस तरह के देखे, कोविड के टाइम पे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा फूड एक्सप्लोर हुआ क्योंकि लोग घर पे थे, बना रहे थे. तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉपअप किए लोग, कुछ सिनेमैटिक स्टाइल खाने बना रहे थे, कुछ और चीज़ें कर रहे थे. आए और चले भी गए काफ़ी सारे, काफ़ी बॉयज़ आए थे. Food generally has worked out because everybody loves food. It's just that उसके अंदर themes किस तरह से ऐड हुई हैं, novelty कितनी ज़्यादा है. There's this another gentleman that I follow, जो कि जापान में खाने बना रहा है. I'm not sure if you've seen him, उमर के नाम से. And he does like, वो उसका ये था कि I think he was an engineer or something, and then he was just wanted to be a chef, so he left and went to Japan, and वहाँ पर started cooking, and now he's recently I think gotten into a big hotel or something like that. तो you either have those जो कि hardcore chefs हैं, जो बड़ा खाने की खूबसूरती के साथ वो कर रहे हैं. Then you have someone like yourself जो कि बड़ी effortlessly he's having fun with the food that he's making and he's eating it and he's sharing recipes. But I'm curious, where does it go from here, right? Because food का एक बहुत बड़ा problem ये होता है कि there is only enough that you can create over time. And in the grand scheme of things, वो तो हर थोड़े से बाद ना आपको एक नॉवेल्टी स्विच करनी पड़ती है. तो 2, 2.5, 3 साल के बाद कोई नया पॉपअप करता है एंड पीपल जस्ट रश टू दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर दैट न्यू नॉवेल्टी. अनलेस यू आर एबल टू रियली सस्टेनेबली बिल्ड something that people keep on coming back to. Yeah. So I'm curious, is this just a hobby for now and for the future? Or is this going to convert into something more of a business, like a restaurant? Or would you like to pursue a career Yeah. in food? So when I initially started, I think चीज़ें उस वक्त काफ़ी मुख्तलिफ थी. Obviously एक फेम आपको एक दिन में एटलीस्ट ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता. So मैंने जब अपनी लॉ की डिग्री भी स्टार्ट की, मेरा पहला साल भी चल रहा था. I had around 20,000 followers back then, which is still a great deal. लेकिन obviously things were like, उस टाइम पे ना चीज़ें इतनी सीरियस नहीं होती. You're just taking life like, okay ठीक है, यूनिवर्सिटी गया, पढ़ाई की, घर वापस आया, कुछ फिल्म कर दिया, on the weekends, and you just post it. And I think then it gets to that point where you're seeing, oh, people are really enjoying this, and you start getting brand deals, and you're just like, oh, wait, this is just turning into something I never imagined. और वो फिर चाहे आपको मज़ा आ भी रहा होता है एक साइड पे it becomes kind of like work as well. And it is work at the end of the day. And I think it was around last year of Ramadan, since obviously my content is food based as well, I started getting lots and lots of work around Ramadan. तो मुझे शायद 10-15 प्रोजेक्ट एक 2 दिन में मिल गए. एंड आई वाज जस्ट लाइक मैंने ये सारे करने बिकॉज आई वाज जस्ट ऑब्वियसली सिंस it was new to me as well, and at the same time मुझे पता चल रहा था यार मैं ग्रो कर रहा हूँ, और मैं एक ऐसे स्टेज पे था उस टाइम पे आ गया था where I was just like wait, I am doing law, मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं,
but maybe this could turn into something I never imagined. Maybe I could pursue both if I'm lucky, or maybe I do just one. तो मुझे हमेशा से अपना कैफ़े बनाने का बहुत शौक है. So whatever work I get, I try my best to just do my best to get it and to just, work hard. And like, it might seem effortless, but it certainly isn't, in a certain regard. क्योंकि जब आप कुकिंग वगैरह कर रहे हो तो like I said, it takes around 6 hours to just cook and do everything. Personally, since I like to keep my content very natural, I think लोग उसके साथ काफ़ी resonate करते हैं. काफ़ी cinematic quality भी नहीं होती, कभी कभार हो जाती है. I try to make it, जब मेरी cartoon series होती है and all, I try to edit it very nicely. लेकिन मैं recording भी खुद करता हूँ, मैं planning वगैरह, voice over scripts, everything I do myself. And meanwhile I'm cooking, I'm changing the angles as well. तो कभी कभार खाना भी ख़राब हो जाता है उस दौरान. Sometimes I make the same thing thrice, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है. So there's a lot that goes into it. तो फिर आपको at the end of the day सोचना पड़ता है, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो numbers के अलावा ये मुझे और क्या दे रहा है, And I think then it got to that point where I was like, Alhamdulillah, I'm doing well, as a content creator, and I'm Alhamdulillah I can earn from this as well. और मैं एक चीज़ है जो मैं enjoy करता हूँ. So I might just pursue this. क्योंकि मैंने ना एक क्लास ली थी अपनी टीचर के साथ, and he was like, Daniel, I saw your content on TikTok the other day. And he's like, I know वैसे आप मेन Instagram भी करते हैं. So he was just like, मेरा भी शौक था एक टाइम पे कि मैं मीडिया में जाऊँ, and I love photography and stuff. But then I chose law, and he's like, आपको भी, I think one advice I would give is choose one thing, because you will not be able to manage both. He's like, actually, I think he said he knows you as well. Now that I remember. What's his name? Ahmed Wakas. I think he was in Beacon House with you or something back in the days. Yeah. So he just knew of you. So he's just like, I pursued something different entirely. But उन्होंने कहा एक चीज़ चूज़ करना बेटा. तो मेरे वो जो ख्वाब था कि यार दोनों करना चाहता हूँ, just like, okay, maybe that's not too realistic. So since then I've started viewing it as a backup option, क्योंकि मेरा interest ज़्यादा इस तरफ आ गया अब. And since I focus lots of time on this, I'm not able to say have my interest fully focused towards law. तो कभी कभार पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, फिर मैं लास्ट मिनट एफर्ट डालता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते नहीं कह सकते, बट आई हैव ऑलवेज बिन लाइक अ लास्ट मिनट स्टडियर टाइप ऑफ पर्सन. तो आखिरी के 2 हफ्तों में पढ़ना, उसके बाद एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाते हैं. तो या दैट्स, to cut it short, my main plan from here is to hopefully convert this into a cafe. I see. Yeah. Do you think you'll I would second your professor, because food is one thing. I think law itself requires a lot of sacrifice. My sister did it. The journey of becoming a successful lawyer requires so many years putting in, कि अगर उसके कंपैरिजन के ऊपर आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी कैटेगोरिकली आपको रिजल्ट्स ला रही है और उस पर आपने इतना ऑलरेडी इन्वेस्ट करके उसको बिल्ड कर लिया हुआ है, कि वो फिर इट डजंट मेक सेंस. यू डोंट साइकोलॉजिकली, यू कैन नॉट पुट इन दैट एफर्ट इन दैट लॉ थिंग when you know there is something else that can give me a faster return. Yeah. But I'm curious, do you think कि इसको आप, so cafe, I get it. I think it's a very logical step. And food bloggers have opened cafes and they've done well. So food, as someone who makes food, वो तो it's a very logical next step. But उसमें I'm curious कि would you then hire a bunch of chefs to do it? Yeah, would you then pursue, again, is food making going to be a big part of your life? And in that food making, because it's one thing to create or make food for yourself, when you convert that into a commercial activity of doing it day in day out, तो उसके लिए भी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से culinary schools हैं जो कि आपको सिस्टम्स बिल्ड करना सिखाते हैं कि यार किस तरीके से मैंने क्वालिटी मेंटेन करनी है. घर पे दोस्तों को बुला के खाना खिलाना ना, बिरयानी बनाना 10 दफ़ा बनेगी, अच्छी ही होगी, लेकिन द मोमेंट वो दोस्त आपके पैसे देना शुरू करेगा ना, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार मुझे एक पर्टिकुलर टाइप की, एक पर्टिकुलर फ्लेवर की, एक पर्टिकुलर उस तरह की मिलनी चाहिए, और वो चीज़ आपको सिर्फ सिस्टम से मिल सकती है, राइट? So do you think you'd actually, after you're done with your law degree, would you pursue education in food or hospitality for that matter? अच्छा, आपने बात की ना तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई है. जब मैंने मैट्रिकुलेशन कर लिया था ना, आई वॉज इन दैट जोन जब मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है ज़िंदगी के साथ. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर इन दैट एरिया. तो आई अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं उस वक्त
my mental health was going down the drain as well. तो हमने कहा चलो चक्कर लगाते हैं. Kotham is like a culinary school. Yeah. So we were like, okay, let's go there. और मैं proper वहाँ पे गया था. I was just like considering getting my admission. I was like, okay, maybe I was honestly पढ़ाई से जान छुड़ानी थी उस टाइम पे because I was doing bad at that point. You know, it used to scare me. I think when some things seems to just be scary, you tend to run away from it. और उस टाइम पे मुझे ये idea भी था. And it seemed like an easy way out at that point. तो मैं ये definitely कहना चाहूँगा I did explore that option in the past. लेकिन obviously फिर आप उसको उस टाइम पे मेरे पास this entire platform मेरे पास इस तरह का कुछ भी नहीं था. It did not seem like a solid plan to me. And I knew it was risky at that point. अब जब मैं सोचता हूँ I definitely want to explore culinary school. Even if I do it for a few months, like get like a course or two, I want to hone in on my skills, उनको बेहतर बनाना, chopping skills होंगी, cutting skills होगी, like plating and all that. क्योंकि मैं जब स्पेशली मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया देखा करता था ना, तो मैं उनको देखता था, दे प्रेजेंट द फूड सो ब्यूटिफुली एंड आई वाज जस्ट लाइक दिस इज मिसिंग फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सनस डे टू डे डाइनिंग एक्सपीरियंस. तो yeah, definitely I think I would be open to pursuing that. और जहाँ तक कैफ़े की बात है, I would definitely want myself to be there cooking as well. Even I think अगर शुरू में मैं ज़्यादा होऊंगा, I think बाद में जाके शायद थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाएं. Obviously I would have other chefs with me as well. I'll tell them what I make, why I make it, क्या चीज़ें बनानी है, क्या नहीं बनानी, किस तरह मैं बनाता हूँ. And then they can share their skills, I can share mine, and then ultimately it can become something bigger from there. You think you'd like to go outside of Pakistan, explore the world a little bit? Yeah, we used to travel a lot pre-COVID, so traveling has been, alhamdulillah, a very big part of our life, and I'm glad I've been able to experience that. लेकिन एक चीज़ what comes with being younger is you tend to forget a lot of great experiences. So I would love to explore the world, honestly speaking, or I would love to explore different foods, different cultures, everything like that. So I would absolutely be interested in that. हो सकता है culinary भी फ्रांस में या इटली में बंदा pursue कर ले कुछ टाइम के लिए. So I might look into that as well, inshallah, in the near future. Yeah. एक चीज बड़ी ज्यादा होती है जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं ना, you start off more often than not with what you like and what you're passionate about, and sometimes those things that you're passionate about takes off, right? Which happened in your case. But the more you stay there, the more you end up becoming the product of society. And what I mean by that is, आपने थोड़ी देर पहले ये बात की कि you always have to look at or think like a viewer. You have to think कि viewer जो है वो इस चीज़ को देखेगा तो किस तरह से देखेगा, वो किस तरह से approach करेगा. True. Which makes a lot of sense commercially, and any creator, including myself, does that as well. But then there is this very fine line where you end up just completely losing all sense of agency, and you just end up becoming like this actor that is performing what the viewer would absolutely love to see. And no, I've spent 15 years in the industry. I've had to reconcile with this quite a few times, and अब जाके शायद मैं 15 साल बाद जो मैं कंटेंट बनाता हूँ वो entirely मेरी मर्जी का कंटेंट होता है, even if that reduces my viewership in the short term. और वजह उसकी ये है कि जब आप constantly लोगों के अराउंड कर रहे होते हैं तो you begin to feel like you're losing a part of yourself, right? And I've spoken to a lot of content creators, चाहे comedians हो गए, वो बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार लोगों को लगता है कि हम वही पर्सनालिटी हैं जो हम इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, तो दे कम एंड दे लाइक जोक सुना यार जानी जोक सुना, राइट? आई एम क्यूरियस कि एट दिस पॉइंट इन टाइम do you a lot of what you create, do you think it's driven by what people would like, or it's driven by your own interest of what you'd love to eat, what you'd love to cook? And इसी के साथ I would love to know some insight, whether you've checked it, कि जो आपकी demographic है that's following you, उसका breakdown क्या है? Like पाकिस्तान से कितने हैं, पाकिस्तान से बाहर कितने हैं, इंडिया से कितने हैं, age क्या है, gender क्या है? So honestly speaking, as much as I hate to admit it, I think a lot of my content does seem to reflect what my viewers like.
क्योंकि आपको पता है एज ए कंटेंट क्रिएटर यू हैव टू पुट दैट इन टू रिकग्निशन. और आई थिंक अगर मैं अपने स्क्रॉल करके अपने आर्काइव पोस्ट में भी जाऊँ, मैं देखता हूँ यार थोड़ा बहुत मेरा कंटेंट चेंज था, क्योंकि आई यूज्ड टू हैव दिस फन साइड ऑफ मी एज वेल. और जब मैं वो जाता हूँ ना कभी कभार आई मिस दैट, एंड देन आई रिमेंबर दैम जस्ट लाइक अच्छा दानियाल ये वाला पार्ट ना लोगों को पसंद आया था वैसे, यू नो, इवन इफ इट्स लाइक अ स्मॉल वो, it's there's nothing wrong with putting that fun thing out there, you know. तो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि यार अच्छा सही है, अगर लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है तो मेरा दिल नहीं कर रहा है ये बनाने का, एटलीस्ट आई पुट माई सेल्फ इन टू इट इन सम सॉर्ट ऑफ वे. तो मैं ना कहीं उसके बीच में एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ. हाँ, आई थिंक एक पॉइंट ऐसा भी आता है व्हेन यू आर ग्रोइंग सो फास्ट कि आप नंबर्स गेम में बिल्कुल फंस जाते हो. एंड आई रिमेंबर इनिशियली जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई यूज्ड टू look every second at the notifications, you know, somebody so and so commented, so and so liked the post, so and so liked, and I realized that was taking a toll on me, because जब इस तरह नहीं होता था या इस तरह कम होता था, I would just be like why is this happening. And I would not say अभी नहीं होता इस तरह, जब because ऐसा बहुत बार होता है कि मैं एक कंटेंट में बहुत ज़्यादा जान डालता हूँ and I'm like this is gonna work out and I'm actually excited about the video and nobody really watches it, and nobody तो अब खैर नहीं कह सकते अल्हम्दुलिल्लाह, but you know it doesn't do as well as you might have thought, और आपने उस पर काफ़ी एफर्ट डाली होती है. So I think it's a very intricate balance of putting what you like versus putting what others like together and making something out of that. So it's always going to be a lifelong challenge as a creator. I think that is something that I have accepted. और बस मेरी कोशिश यही होती है यार, at the end of the day I keep my mental health alive no matter what I am doing, and I even when I feel like okay, कभी कभार इस तरह होता है कि काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है. कल परसों भी मेरे साथ ये हो रहा था. आई वॉज विद माई फ्रेंड, यू नो, एंड ही वॉज इन द कार. और मैं कभी कभार अपने दोस्तों के साथ भी हैंग आउट कर रहा होता ना, मेरे दिमाग में चला तो अच्छा ये प्रोजेक्ट ड्यू है, ये चीज़ एडिट करनी है, इस बंदे ने कल मांगी है, इस बंदे को मैंने कहा था मैं कल बिजी हूँ कल नहीं दे सकता, लेकिन उसने कहा था नहीं कल नहीं तो कल रात को दे दें. तो मैं फिर अपना फ़ोन निकाल के एडिट करना शुरू कर देता हूँ एज देयर टॉकिंग टू मी, एंड देन आई रियलाइज दैट्स नॉट अ गुड थिंग. और मेरे दोस्त भी मुझे टोकते हैं यार, हमारे साथ जब कभी कभार हैंग आउट कर रहे होते हैं एटलीस्ट डोंट डू दिस while you're, you know, so you end up, it's like I said, it's hard, but it's a journey, and alhamdulillah with time I've been able to manage it relatively nicer. Obviously अभी 2 साल हुए हैं, जैसी बात के 2-2.5 साल हुए हैं, and as things move forward I'm going to learn more, and I'm always open to learning. I think as a content creator and as a person you should always be able to broaden your horizons, और आप एक चीज़ पे अपने आप को stuck नहीं कर सकते. Makes sense. And in terms of the demographics of the sort of people that are following you, do you have any data on that? I do. So I think initially it was a staggering 80 to 85% of women that were watching my content. As I delved into more towards I think the anime वाले खाने और बाकी सारी जो different categories of foods, तब अभी now it's around 67% women, and I'm not good at maths so the rest are men, and बाकी majority of my audience is from Pakistan, but I think I have around 22 to 25% Indians following me, which is still quite a lot. Quite a lot, yeah. And then there's Bangladesh, and then I think Saudi Arab as well. कभी कभार इस तरह भी होता है कि जैसे कि मैंने ऐसा कंटेंट बना दिया जो कि यू नो इट्स समथिंग दैट कैन केटर टू अ वाइडर ऑडियंस, तो मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं कि आई अंडरस्टूड नथिंग बट आई रियली लाइक योर रेसिपी और समथिंग लाइक दैट. सो आई गेट अच्छा, मुझे कभी कभार ना काफ़ी ऐसा होता है कि दानियाल सम कंटेंट दैट यू मेकिंग आई थिंक it is on par with international standards, not to flatter myself a lot, but and then I think okay Danial ek account mein aisa bhi hona chahiye, just putting this content out there with an English voiceover, and like maybe you get a different audience from there. And I don't know, maybe sometime in the future we explore that as well. Abhi ke liye main khush hu with the audience that I have and with how good I'm doing, and since I plan on staying here, like building my base over here and then exploring the world later on, I think I'm good where I am. Makes sense. Yeah. जो कैफे आपने खोला है, do you have any plans for that in terms of what genre would you be tapping into? What sort of food would you explore? Yeah, so I think the ideas are ever changing. Kal parso hi mein I visited a cafe because they wanted to collaborate with me. So मैंने उनसे इसी बारे में बात की. I was just like, okay, I really want to go into this, but I want to know the behind the scenes. तो मुझे ना काफ़ी different perspectives मिलते हैं, because I was meeting the owner herself. She was very nice about it. She was very transparent. तो उन्होंने बताया कि it's not gonna be an easy task. You know, you have that name, you know,
but it only works so much. You need to have more than that. What is it that separates you from the rest of the cafes out there? सिर्फ नाम के साथ तो आप पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकते. And that thing is something that I totally understand. And something she told me from her experience is that she's like, I opened this place up with my family, and शुरू के 2 साल में we have just been putting money into the business to just break even. So she's just like, it's not gonna always be, rainbows and, butterflies. But obviously that just gives me the idea कि चलो ठीक है, आपको ना एक सॉलिड प्लान होना चाहिए और आपने कोई इसमें डिफरेंस करनी है. तो मुझे हमेशा से मैं अलग अलग चीज़ें सोच रहा होता हूँ, यार ठीक है ये चीज़ है मार्केट में, ये नहीं है. एक चीज़ जो मुझे काफ़ी स्केयर करती है, एंड यू टच्ड अपॉन दिस एज वेल, हर रोज़ हर आए दिन नई जगह खुल रही होती है खाने की, एंड इट गेट्स रियली स्केरी बिकॉज कभी कभार मुझे ऐसे आइडियाज आते हैं, जस्ट लाइक ओके राइट इट डाउन, एंड द अदर डे I look at it, I'm just like somebody has already done it now. So I think it really matters अगर आप किसी चीज़ के pioneer हो. I really want to do that. I think एक चीज़ जो मैं अपने कैफ़े में रखना चाहता हूँ is a little touch of me, because I know at the end of the day a lot of people are going to come for who Danial is and what they see, क्योंकि वहाँ से attraction होगी, that is for sure. So I am gonna see, अच्छा ठीक है, उस दिन मैं कल I was seeing एक Instagram पे reels पे option आया most viewed का, so I went across and I was like dividing my videos into categories. I was like, okay, my audience likes these type of things more. And like I said, I've talked about this a lot, the video that made me viral. I want to put that concept into my cafe as well. So I want to have जो popular dishes मैं बना चुका हूँ अपने Instagram पे, I want to have that as part of the menu. And then of course, at the end of the day, मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि it's a cafe that does not go insane with everything on the menu. Menu पे 100 चीज़ें नहीं होंगी, menu पे बेशक 10 चीज़ें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, but it's gonna be something people are gonna come for. So I don't want to do something that later burdens me down the line. I think इस तरह के कैफ़ेज़ हैं भी इस्लामाबाद में, जिनका मेन्यू अगर आप जाके देखें, बर्निंग ब्राउनी को ले लें, आप किसी और को देख लें, जस्ट स्टेटिंग एग्जांपल्स, तो उनके मेन्यू में 10-15 चीज़ें होंगी, बट पीपल गो एंड विजिट फॉर दोज थिंग्स एंड दे विजिट फॉर द इन्वायरमेंट. सो आई थिंक I want to do something like that. And then of course अगर आप specific उसमें चल जाएँ, I think people do New York style cookies अगर आप cookies की category ले लें, लेकिन people don't do those thin cookies like that are gooey in the middle but crispy on the sides. I want to do those. And then there's a lot more that you can delve in. हर आए दिन एक नया viral trend आ रहा होता है. 1-1.5 साल पहले वो दुबई चॉकलेट आई थी, फिर अगले दिन कुछ और आया था, तो कुछ लोग उसको जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं. I think if I would have my own space, I would try to make sure कि जिस दिन वो एक trend launch हुआ है उसी दिन I try working on it and just putting it out there in the Pakistani market as well. When you see a future in food, do you think there are two types, right? So there is either the fast growing franchised models of these sort of big food conglomerates, or there are these sort of very niche Michelin star chef driven restaurants जो कि और उसमें भी फर्दर कैटेगरीज है, फाइन डाइन भी है, कैफे भी है, ये है वो है. आप अगर 5-10-15 साल का दानियाल ख्वाब देखता है तो what's that dream in terms of the empire that he's created? Yeah. Honestly, like I said, मैंने ना हमेशा से when I used to think about having my own restaurant or cafe or anything like that, I think वो मैंने काफ़ी एक ड्रीमी परसेप्शन रखा हुआ था. एंड आई थिंक मेरे एक साइड पे मेरे ये भी है कि यार मैं एक रेस्टोरेंट फुल फ्लैज खोलना चाहता हूँ जहाँ पे सब कुछ मिले, एवरीथिंग इज सर्व्ड, मल्टीपल कोर्सेस एंड ऑल दैट. अल्हम्दुलिल्लाह लेटर डाउन द लाइन आई वुड एब्सोल्युटली लव कि अच्छा ठीक है एक चीज़ मैंने खोल दी, उसके डिफरेंट मैंने फ्रेंचाइजेस खोली. सो लाइक अ बेसिक कैफे एवरीबडी लव्स, एवरीबडी गोज टू, एंड देन आई एम लाइक ओके नाउ आई हैव दिस एक्सपीरियंस, नाउ आई कैन delve into something more risky. So I built something completely new that is different from what I've been doing for a couple of years. So I think I'm the type of person that does not want to stop at one thing. मुझे हमेशा कुछ होता है कि यार ये चीज़ accomplish कर लिए, next task क्या है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है. मुझे अच्छा नहीं लगता मैं फारिग बैठा हूँ. I like building on what I have and what I don't have. So I think the initial goal is to obviously have that first place pop out, and I want to see if people actually are looking forward to that. And alhamdulillah, I think they are going to be, hopefully. And मेरे चीज़ ये हमेशा दिमाग में रही है कि यार मैंने अपने perceptions जो मेरे लिए बने हुए हैं, I need to match that. So even though I want to say I want to hopefully have a cafe a year down the line, maybe it's gonna be even later than that, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं सिर्फ अपने नाम के बलबूते पे एक
कैफ़े खोल लूँ। हाफ कुक किस्म की चीज़ खोल दूँ, एग्जैक्टली। प्रॉपर खोलूँ तो प्रॉपर खोलूँ। यस। आई थिंक जो मुझे कंसर्न होगा ना वो ये होगा कि द रीज़न व्हाई आई सेड फ्रेंचाइज वर्सेस अ रेस्टोरेंट फोकस्ड थिंग, कि मेरे दिमाग में एज 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 अगर मैं बिजनेस को एनालाइज करूँ तो दो तीन थॉट्स आती हैं। पहले थॉट ये आती है कि देयर इज food is a very interesting category because there is a lot of this sort of fight between Karachi and Islamabad, or I would say South and North, जिसमें आप कुछ भी कर लें तो फॉर सम रीज़न ना कराची वालों को नॉर्थ के खाने की टेस्ट की समझ ही नहीं आती। और क्वाइट फ्रैंकली, और मैं इसके ऊपर बड़े लोग नाला भी होते हैं, बट मुझे कराची के खानों की कभी समझ उस तरह से नहीं आई। अच्छा होता है, बहुत अच्छी बात है, बट जिस तरह सेल किया जाता है मुझे उस तरह से समझ नहीं आई। मेरी उसकी बॉटम लाइन ये होती है कि यार टेस्ट बड्स फर्क है ना, तो इसका मतलब ये दिस नॉट, इट डजंट मीन कि खाना अच्छा या बुरा है, इट जस्ट मीन्स दैट खाना डिफरेंट है। आपको इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि कराची का खाना दुनिया का बेस्ट खाना है और बाकी सारा खाना ब्लैंड और बकवास है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस्लामाबाद का बहुत ही फारिग खाना है, बट लाहौर ट्रू। और कराची को अगर कंपेयर करें तो आई थिंक कराची, लाहौर में बहुत मज़े का खाना मिलता है। एंड एज समवन फ्रॉम द नॉर्थ आई डू अप्रिशिएट द फ्लेवर्स फ्रॉम लाहौर अ लॉट मोर। तो मसला एक तो ये आ जाता है कि आपकी एक नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑडियंस है, जो कि तो फिर आप फ्लेवर्स कैसे बनाएं? देयर इज नो राइट आंसर टू इट, राइट? आप कराची वाले फ्लेवर्स बनाएंगे वो इस्लामाबाद में नहीं चलेंगे, आप इस्लामाबाद वाले फ्लेवर्स चलाएं वो कराची में नहीं चलेंगे। एंड सो देन वन वन डज हैव टू थिंक कि यार मुझे कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ बहुत नॉवेल्टी की तरफ नहीं जाना, मुझे एक स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाना है, जो कि यानी कि मैकडोनल्ड्स चलता है ना, वो नॉर्थ में भी चलता है, साउथ में भी चलता है, क्योंकि वो इतना बेस है कि वो चल जाता है। um, दूसरा जो थॉट आती है वो ये आती है कि अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैंने एक बड़ी ऑर्गेनाइज, लाइक एक बड़ा वो बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है जो कि कल को इवेंचुअली लंदन में भी हो और न्यूयॉर्क में भी हो, सो उसके लिए आपको ना सर्टन सिस्टम्स दरकार होते हैं जो कि बहुत अर्ली ऑन आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, तो आप फिर वो चीज़ बिल्ड करेंगे। अगर आप एक मुनाल जैसा रेस्टोरेंट खोल लेंगे तो बिल्कुल। आप शायद चार पांच मुनाल खोल लें, लेकिन उससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते, बिकॉज दे हैव लाइक 50 थिंग्स ऑन द मेन्यू एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मल्टीप्लाई, यस, डेफिनेटली। राइट? एंड द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान में, क्योंकि मैं दुबई में था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इस्लामाबाद अब मैं आता हूँ तो मुझे अनरिकग्नाइजेबल लगता है जितना रैपिडली वो ग्रो कर रहा है और जितना नए रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बट मैंने एक पाकिस्तान से बाहर ये अपॉर्चुनिटी देखी, जो कि मैं फूड के अंदर पर्टिकुलरली देख रहा हूँ। आई डोंट नो आप देख रहे नहीं देख रहे, ये गोरे या ये डिफरेंट इंटरनेशनल व्लॉगर्स जब भी आते हैं तो दे एब्सोल्युटली लव पाकिस्तानी food, फॉर श्योर। right? They go nuts about Pakistani food. And I've had food in Dubai, I've had food in the US. Honestly, the food in the world sucks. अगर आपने पाकिस्तानी खाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा भी होता है, ठीक है, कुछ रेस्टोरेंट्स में, बट जनरली बाय एंड फार पाकिस्तानी तो यार आप ढाबे पे भी खाओगे तो वो बड़ा जबरदस्त खाना बन रहा है। हमारे यहाँ फूड इज एन इनक्रेडिबल इंडस्ट्री फॉर श्योर। दैट अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान के अंदर ही रख के बैठे हुए हैं और हम उसी में एक दूसरे से compete कर रहे हैं, एंड हम अभी तक उस फूड को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। इंडिया जो है, इंडियन फूड इज अ थिंग, राइट? बिग बैंग थियरी देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, तो इंडियन फूड का आता है। यार इंडियन फूड इज द सेम फ्लेवर, इट इज वन करी फ्लेवर, जो 15 डिशेस के अंदर वही फ्लेवर आपको मिलता है। एंड आपको ये रियलाइज होता है कि यस, बिकॉज दे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर sheer strength and the fact that they have started to think in systems, एग्जैक्टली। they're able to create things जो कि गोरा भी कर लेता है। बट अगर मैं यूएस में जिस तरह मैं गया तो जितने भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो बस चल रहे हैं, वो आंटो ने किसी ने खोल लिया, वो किसी गैस स्टेशन में इधर उधर, और बस वो देसियों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, इंडियन जो है वो गोरे को टारगेट कर रहा है, वो फाइन डाइन की तरफ भी चला गया है, इंडियन फूड पे वो बहुत सारे और उसमें चला गया है, फ्रेंचाइज कर रहा है, वो 200 आउटलेट्स खोल रहे हैं। तो वहां पर मुझे होता है कि व्हाट, पाकिस्तानीज, particularly Pakistanis who have built a strong muscle, why are they unable to take the food global, considering the fact कि early validation मिल गई है, गोरा आ रहा है और तारीफ करके जा रहा है और कह रहा है यार जबरदस्त खाना है, but somehow we've been unable to export. And I'm not saying कि यार शिकागो में कोई एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो उधर देसी जाए खाते हैं, that's not export, that is you still trying to tailor to the desi crowd. या। इफ यू वांट रियली, वो जो नहीं आपका जिसमें वो टर्किश बंदा था जिसने पूरी दुनिया में खोल लिए, और इस तरह के लोग हैं जो कि अपने ब्रांड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ पाकिस्तान में नहीं बन पा रही। सो दैट्स व्हाई आई एम क्यूरियस कि वुड
would you want to be a bit more systematic with the way that you run the restaurant business? Food is food, Yeah. but then business is like a different thing Yeah. altogether, right? I think that makes for a whole lot other conversation, which I am actually excited to delve into. I think I would be honest. I think initially मैं system के साथ ही चलना चाहूँगा, and I think that is what a lot of restaurants out here या cafes या bakeries जो आप देखते हैं वो इसी उस पर खड़ी होती हैं. One thing that I pointed out is building on top of things, and that is when you recognize अच्छा ये चीज़ काम कर रही है, इसको आगे लेकर चलते हैं. I think हमारी जो पाकिस्तानी जो द पाकिस्तानी ब्रांड्स, उनकी सोच ये होती है कि यार अच्छा ग्रोथ का मतलब है सिर्फ फ्रेंचाइजीज़ को ना इधर कराची में खोलिए तो लाहौर में लो, जो लाहौर में होगी तो पेशावर में ले जाओ, उससे आगे का वो सोचते ही नहीं है. एंड दैट इज़ समथिंग डेफिनेटली मिसिंग. आई थिंक यू पॉइंटेड आउट वेरी नाइसली. और बात ये भी है, आई रिमेंबर नाउ इट्स बिन लाइक आई डोंट नो 8 years बैक, बाबा एंड आई वी वेंट टू लंदन टुगेदर, और वहाँ पे एक बहुत मज़े का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर. लेकिन द क्वेश्चन इज़ दैट गाय डिड अ लॉट फॉर हिज टाइम. लेकिन अभी भी अगर आप आई थिंक लंदन जाएंगे तो आई थिंक वही एक रेस्टोरेंट चल रहा होगा जो पाकिस्तानी फूड सेल कर रहा है. और अगर कोई देसी फूड सेल भी करता है, इट्स मोस्टली इंडियन एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या फिर सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट. तो द मेन थिंग इज़ आई थिंक वी हैव ऑलवेज बिन पीपल हु हैव इंजॉयड कम्फर्ट, एंड शायद हमें इस तरीके से सोसाइटी ने एक कर दिया कि यार एक लेवल तक आप रहें, तो दैट्स द अल्टीमेट सक्सेस. आई थिंक हमारी सिंस वी चेंजिंग एवरी डे, आवर इकोनॉमी इज़ चेंजिंग एवरी डे एज वेल. तो जो गोल आपका एक दिन होगा शायद हो सके अगले दिन आप कहोगे कि नहीं यार आज तो लाइफ, maybe this goal will not satisfy me today, so then you have to do something else entirely. It's ever changing, and for me personally, I would in an ideal world, and I hopefully I'm able to do this. Obviously यहाँ पे बैठ के मैं कुछ भी कह सकता हूँ. I would definitely want to go international as well later on. लेकिन I would be starting systematically, because I as a person, as a content creator, I've seen what works, and I think आपको हमेशा एक लेवल से स्टार्ट करना चाहिए so that you don't. ऑफ कोर्स बेस तो फाउंडेशन बनाना तो बहुत ज़्यादा Like you जरूरी है. said, आई थिंक जो मेरी थॉट थी वो जस्ट ऑन ड्रीम्स, राइट, कि पाकिस्तानी, जो आपने राइटफुली कहा कि पाकिस्तानी ख्वाब ही नहीं सोचते और मुआशरा उनको ख्वाब सोचने ही नहीं देता. तो उसका जो ड्रीम होता है वो ये होता है कि यार मेरी एक चाय का कैफे होगा और ओहो जी वाह वाह लोग बैठे होंगे वहाँ पे, और मेरे पास एक अच्छी गाड़ी आ जाएगी और एक अच्छा फार्म हाउस आ जाएगा. एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार भाई दुनिया इतनी वसी है, देयर इज सो मच टू डू, लाइक व्हाई नॉट शूट फॉर द स्टार्स, राइट? व्हाई डू यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ ग्लास सीलिंग जिस पे बस आप बैठे हुए हैं और वो गांव के बड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स यू नॉट ऑल दैट. तो I feel like particularly when I look at younger people, their delulu is the new sululu वाली बात है कि वो उनका ये होता है कि यार हम तो मार्स तक चले जाएंगे. And I think that's the energy that you need to break things and do interesting things. I want to sort of wrap it up and move towards the conclusion, but you mentioned early on, and I can see that very closely in your personality as well, that religion and spirituality is a big part of your life. And I feel like a lot of people tend to stay away from that identity. Or even if they have it, the moment वो एक certain level of success पे चले जाते हैं तो वो फिर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते. I'm not sure if you'd be interested, but I'd be curious about what spirituality or religion means to you at this point in time, considering what you've gone through as well. If you'd be open to talk about it. For sure. I think आपकी religion and how close you are to it, it's never reaches a point जहाँ पर आप कह सकते हैं यार मैं एक certain level पे पहुँच गया और मैं हमेशा इसी पे रहूँगा. It's something that goes up and down, up and down, up and down with life and where it takes you. So अगर मैं अपने आप को 2 साल पहले देखूँ, मुझे काफ़ी ख्याल आता है जस्ट लाइक ओके दानियाल, यू वर डूइंग दीज थिंग्स बेटर, तो तुम ये चीज़ अभी अपना सकते हो, अभी क्यों नहीं अपना पा रहे? बिकॉज देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एज वेल. उस टाइम पे मेरी इतनी वो चीज़ें नहीं थी, सो इट्स डेफिनेटली हार्डर टू बैलेंस विद टाइम एज वेल. सो नाउ दैट आई लुक अपॉन इट, सिटिंग वेयर आई एम, आई थिंक काफ़ी मरतबा ना चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज नाउ विद द कंटेंट आई पुश फॉरवर्ड एज वेल, आई थिंक मैंने हमेशा सोचा है कि यू नो आई नीड टू बी आई नीड टू क्वेश्चन व्हाट आई डू. मैं हमेशा अपना आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा क्रिटिक रहा हूँ. पीपल कैन गो इन द कमेंट्स एंड टेल मी थिंग्स एंड लाइक यू नो
different people can come at me. लेकिन I think हमेशा मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ यार, if I'm not satisfied, I'm not satisfied. And I think मैं शुरू से मेरे बचपन में ही मेरे अंदर ये चीज़ इंस्टिल की गई थी या हुई थी कि आई वुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टन लेवल. तो अगर मैंने कुछ गलत काम भी किया ना, मैं उसे एक हद से बढ़ के कर लूँ ना, तो मुझे आई वुड feel very bad within myself. So I think that has been something that has become a part of me. तो अभी मैं उस लेवल से आगे जा ही नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह. And I think with content creation and with where I am today, मैं अपना content भी put out करता ना, तो मैं कोशिश करता हूँ यार उसमें ऐसी वैसी कोई चीज़ ना हो कि यार फैमिलीज एक साथ नहीं देख सकती या इस तरह कुछ हो जाए. And people tend to really appreciate it in the comments कि यार I enjoy this with my children and all that, and just makes me feel a lot better. I'm not gonna say I am not gonna say I'm like an angel or anything, because कोई भी नहीं है और ना ही हो सकते हैं. There was this point in life where I tried to become an angel and it failed miserably, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इंसान किसी वजह से बनाया. And I think that is the realization, and I've started seeing the world in a very different lens with all the challenges that I've faced. एक आपका आई थिंक परसेप्शन रिलीजन को लेकर स्केरी परसेप्शन होता है, फिर एक होता है कि यार बहुत ही कोई स्वीट परसेप्शन है, एंड देन देयर इज दिस मिडिल ग्राउंड. एंड आई थिंक आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्राइज आई हैव बीन एबल टू फाइंड दैट मिडिल ग्राउंड, जहाँ पे मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. अच्छा दानियाल, तुम कभी कभार गलती कर सकते हो, इस सर्टन पॉइंट से ज़्यादा ना जाना, एंड गलती कर ली तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड, अच्छा आई विल ट्राई टू डू बेटर इन द फ्यूचर, and that is what just keeps me going, because I'm just like, okay, I am satisfied with myself, and hopefully Allah Ta'ala is too. And I think it has reached to a point where I've started seeing it in a very positive light as well. तो मैं कुछ गलत करूँ या फिर कुछ गलत हो जाए, तो I just say like, okay, it's not the end of the world, it's gonna be better later on, just try your best. So yeah. Yeah. Makes sense. I'm gonna wrap this up. I'm gonna ask you one last question जो मैं तमाम अपने guest से पूछता हूँ, but इसके context, what I want to understand is, yes, you as a thought leader, as a famous person as well, but also as a 21-year-old Gen Z, growing up in Pakistan, having traveled across the world, so having had that exposure of the world as well, but as a young person in today's Pakistan, which is a tough Pakistan, right? There's always this economic mess and nightmare that's happening. There's a lot of political chaos. There's a lot of social chaos. उसको सबको मद्देनजर रखते हुए, जाहिर है उसको आप पढ़ते भी होंगे, रील्स भी देखते होंगे, शायद ट्विटर पे भी देखते हो. बिल्कुल. आज का दानियाल 25 साल के बाद के पाकिस्तान को कैसे देखता है, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो वैसे हो जाएगा, अगर वैसे कर लिया तो वैसे हो जाएगा, बट रादर जस्ट सॉर्ट ऑफ just take what you have right now and extrapolate it. What's the vision for the future 25 years from now? How do you see Pakistan in 2050? Wow, that's a big question. I think things are changing so rapidly कि आप ना 2050, even if you have to go that far, I think alhamdulillah हमने ना पिछले 10 साल में काफ़ी तरक्की की है for the better. So while things have gone downhill to some extent as well, they've also gone upside, and I would ideally think inshallah के the younger people, I think हमने काफ़ी तरीके से जो हमारी Gen Z है, I think there's a lot of things that we have developed over time, जो कहते हैं हमारे पेरेंट्स में इंस्टिल हुई है और उन्होंने हमारे अंदर इंस्टिल किया, एंड नाउ us living in this 21st century, we have played around with it to such a point where I think we as a society are hopefully becoming better to some extent. And now I'm not obviously idealizing the entire situation, लेकिन I think if we view certain topics, अब आप mental health को उठा लें, आप दूसरी चीज़ों को उठा लें, फिर आप you think about it from a business perspective as well, तो नए ideas launch हो रहे हैं, people are experimenting finally. लोग जो हैं चीज़ों को उस तरह नहीं देखते जिस तरह वो 50 साल पहले देखते थे. So 2050, I think inshallah, people are going to stay true to who they are today, and hopefully build on the dreams that they have right now. And me myself, I think I would like to contribute to the society that we will have later on. So I think we'll be in a better situation overall, economically, and hopefully on an emotional level as well. I think we will have healthier people. That's what I'd like to hope.
Makes sense, Daniel. Thank you so much for coming in and sharing all that insight. It's an incredible story, and I'm curious to see where you go from here. And particularly, good luck on the cafe. Thank you. कराची के अगेन मैंने बोला कि कराची लाहौर के लोग जो हमेशा कहते हैं इस्लामाबाद में खाना अच्छा नहीं होता. तो होपफुली द न्यूअर जनरेशन कैन sort of break that curse of terrible food from Islamabad. Inshallah. Yes. Thank you Thank so you so much much for having me. for coming. Thank you for having me. And for all of you guys, let me know in the comment section below. Have you seen any of Dania's content? What do you think about that? How do you think कि आने वाले वक्त के अंदर if he is to open a cafe, what sort of a cafe would you like to visit? What are your thoughts generally overall about food and food content on digital and social media? Let me know in the comment section below. But nonetheless, it was the same as Amil Hassan Zedi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.